हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द रिची। समय चल रहा है 2001 का, जगह है अफगानिस्तान का क्रॉसिंग बॉर्डर, जहां पर हम कुछ अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं चेकिंग करते हुए, जिनकी पोस्टिंग यहाँ पे कुछ दिन पहले ही हुई है। इन्हीं में से हम सार्जेंट जॉन को भी देखते हैं। तभी एक ट्रक आकर उनके पास रुकता है और सोल्जर कहते हैं कि आपको चेक करवाना पड़ेगा कि ट्रक में क्या है, लेकिन उसका ड्राइवर मानता नहीं और ट्रक से उतरकर भागना शुरू कर देता है। जॉन को उस पर शक होता है, इसीलिए वो उस ट्रक की ओर बढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी एक तेज धमाका होता है जिसमें 2 अमेरिकन और वो अफगानी आदमी की मौत हो जाती है। यहाँ से अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है 4 महीने बाद बाग्राम एयरबेस पर, जहाँ पर हम जॉन को देखते हैं जो अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखने वाला है। उसके लिए बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं जिन्हें इंग्लिश के साथ साथ कई और लैंग्वेज भी आती है। उसी में से एक आदमी था अहमद, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा था, इसलिए वो उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो। अहमद बस एक ही वर्ड में जवाब देता है कि मुझे पैसे चाहिए। अब जॉन समझ जाता है कि वो काफी चालाक है, इसलिए वो पहले ही वार्न कर देता है उसे कि अगर मेरे साथ कोई चालाकी की तो मुझे तुम्हें ठोकने में देरी नहीं लगेगी, और उसे अपने साथ रख लेता है। अब एक दिन इनके पास मैसेज आता है कि गांव में कुछ घरों में गैर कानूनी हथियार बन रहे हैं, इसलिए ये लोग वहां पे छानबीन के लिए जाते हैं और अहमद उन सभी से लोकल लैंग्वेज में बात करता है। वो बहुत ही पोलाइटली सबको समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसे अंदर आने देते, लेकिन वहां जाकर उन्हें कोई हथियार नहीं मिलता और उल्टा जॉन उस घर के लोगों की हालात देखकर बहुत ही भावुक हो जाता है, क्योंकि वहां पे लोगों के पास खाने की भी किल्लत हो रही थी। अब वापस बेस पर आने पर वो अपने सीनियर से इस बारे में कहता है और बताता है कि मैं हर रोज अपने लोगों के साथ उस एरिया में जाता हूँ, लेकिन वहां मुझे कुछ नहीं मिलता। आप मुझे कोई और एरिया क्यों नहीं दे देते? लेकिन वो उसे मना कर देते और इस बारे में आगे कोई भी डिस्कशन नहीं चाहते थे। अब जॉन को अपने सीनियर पर थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। इसके बाद जॉन अपने एक दोस्त डेक्लोन के पास जाता है और इस बारे में बताता है, तो उसका दोस्त उसे एक प्रिंट देता है और कहता है कि इस लड़के को ढूंढो, इसे सब कुछ पता है कि आखिर वो IED कहाँ पर बनते हैं, यानी कि वो गैर कानूनी हथियार। उस प्रिंट को लेकर वो जॉन अहमद के पास जाता है, उसे वो फोटो भी दिखाता है, तो अहमद कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, इसका नाम है फराज। इसके बाद वो उसे लेकर उस एरिया में जाता है और उन्हें वो मिल भी जाता है। जॉन उसे पकड़ लेता है और उसे 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन कि वो पैसे लेकर अमेरिकन आर्मी के लिए काम करे, और दूसरा कि जेल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। अब पहले तो वो कुछ भी करने से मना करता है, लेकिन बाद में अहमद उसे और पैसों का लालच देता है, जिससे वो पैसों को चुनता है और मान जाता है इनकी मदद करने के लिए। तब अहमद उसे पूछता है कि IED कहाँ पर बनते हैं। वो उसे एक अड्डे के बारे में बताता है। अब यहाँ अहमद जॉन की कुछ बातें नहीं मानता, जिससे वजह से वो गुस्सा भी हो जाता है। जॉन फौरन बेस पर आता है और सीनियर को इस बारे में बताता है। वो उसे परमिशन भी दे देता है वहाँ रेड करने की। यहाँ जॉन अपनी पूरी टीम तैयार करता है और पूरे प्लान के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। 2 जीप उस लोकेशन पर जा रही थी, लेकिन तभी अहमद उन्हें रुकने के लिए कहता है। सभी हैरान थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, तो वो बताता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर इसमें किसी की चाल है, हमें वहां से नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात से सहमत नहीं था, पर जॉन 2 लोगों को आगे भेजता है और वो भी जीप से उतर जाता है। लेकिन तब तक अहमद ने एक ट्रांसलेटर के ऊपर बंदूक तान दी थी और उसे पूछने लगता है कि बताओ सच क्या है। अब सभी उसे रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और तब जॉन उसके ऊपर बंदूक तानने वाला होता है और तब जाकर अहमद उसे छोड़ता है। लेकिन आखिर में वो ट्रांसलेटर अपना गुनाह कबूलता है कि वो तालिबानियों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि उसकी फैमिली को तालिबानी ने बंदी बना लिया है और वो मजबूर था ये सब करने के लिए। ये जानकर सभी हैरान थे कि आखिर ये अहमद को कैसे पता चला। उसकी वजह से सभी की जान बचती है। अब यहाँ जॉन इससे पूछता है कि आखिर तुम अमेरिकन आर्मी के साथ कैसे आ गए, तो वो अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है कि तालिबानियों ने मेरे 10 साल के बेटे को मेरे ही सामने मार दिया, जिसके बाद मैं उनके खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी कहानी सुनने के बाद जॉन का पूरा नजरिया उसकी तरफ बदल जाता है और अहमद के प्रति उसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। जब वो बेस पर लौटते हैं तो उसे पता चलता है कि सच में वहाँ पे तकरीबन 13 लोग थे जो कि उन्हीं के इंतजार कर रहे थे, और ये सुनकर जॉन हैरान था। पर उसका सीनियर पूछता है कि अब तुम्हारा अगला कदम क्या है। तो जॉन किसी और एरिया में रेड मारने की इजाजत मांगता है, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। लेकिन यहाँ उसका वही दोस्त डेक्लोन एक बार उसकी मदद करता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक नाम बताता हूँ। अब कहानी आगे बढ़ती है और इन्हें 2 जगह मिल जाती है जहां पर IED हो सके। उसके लिए कल निकलेंगे। पहले ये बेस पर जाते हैं जहां पर जॉन अपनी फैमिली से वीडियो कॉल करता है। उधर अहमद भी अपने परिवार के पास जाता है जहां पर उसकी बीवी और एक छोटा बच्चा था। वो बहुत ही डरे हुए थे क्योंकि अहमद के पीछे अब तालिबानी पड़े हुए हैं, क्योंकि वो अमेरिकन का पूरा साथ दे रहा है। वो कहता है कि मैं अपने बच्चे की मौत का बदला लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगले दिन ये लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं जो कि एक माइन थी। वहाँ कई वर्कर काम कर रहे थे।
अब थोड़ा छानबीन करने पर उन्हें वहाँ बहुत सारा असला बारूद मिल जाता है और वहाँ कई ऐसे भी हथियार मौजूद थे जो बहुत ही ज्यादा घातक थे। इसलिए सभी अब चौकन्ना हो जाते हैं और जितने भी लोग थे सभी को बंदी बना लिया जाता। लेकिन तभी कुछ तालिबानी अपने और लोगों को जानकारी दे देते हैं कि अमेरिकन यहाँ पहुंच गए और अब कई गाड़ियां भरकर तालिबान इनकी तरफ आ रहे थे। इसलिए वो एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। तो यहाँ जॉन भी बेस पर मैसेज दे देता है, लेकिन उन्हें आने में कम से कम 15 मिनट लगने वाले थे और इतनी देर में वहां तो कई सारे लोग आ जाते हैं जो इन अमेरिकन के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं और जॉन को अब अपने लोगों की फिक्र होने लगती है क्योंकि वो एक एक करके मरते जा रहे थे और आखिर में उसके सामने ही सभी साथी उसके मारे जाते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है जब जॉन और अहमद ही बस अकेले बचते हैं और यहाँ उनके पास भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो एक तालिबान की गाड़ी उठाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तालिबानी इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। तालिबानी सीनियर कहता है कि हमें वो दोनों जिंदा चाहिए और वो सभी इन दोनों के पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमले वाली जगह पर उनके जाने के बाद वहां पर कुछ अमेरिकन आते हैं जिन्हें बस लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो समझ जाते हैं कि जॉन और अहमद भाग चुके हैं। उधर जॉन की कार पंचर हो जाती है तो वो पैदल ही जंगल की ओर भागना शुरू कर देता है और तब तक वहां तालिबान भी आ जाते हैं जो इन्हें पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन अहमद को इस एरिया के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी, इसलिए वो जॉन को सही जगहों से आगे लेकर जाता है। पर तालिबानियों की तादाद ज्यादा थी और इसीलिए वो अब सभी जगहों पर फैल गए थे। अब इन्हें अपना कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा और ये पूरा सीन भी बहुत ही अमेजिंग होता है कि कैसे ये दोनों बहुत ही साइलेंटली एक एक करके तालिबानियों को मारना शुरू करते हैं। लेकिन एक जगह इन्हें मजबूरन गोली चलानी पड़ जाती है जिसकी वजह से तेज आवाज हो जाती है और अब तालिबानियों से छुपने की वजह से इन्हें एक पहाड़ी से नीचे कूदना पड़ता है, जहाँ से ये भागते हुए एक खंडर में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन तालिबानियों ने इन्हें दूरबीन से देख लिया था, पर जॉन वहां जाकर कहता है कि शायद हम दोनों की कहानी यहीं तक की थी। लेकिन अहमद उसे समझाता है कि हमें उनसे लड़ना होगा, कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना होगा। उसकी हिम्मत को देखकर जॉन को भी हौसला आता है और सुबह होते ही वो दोनों वहां से बाहर आने का प्लान बनाते हैं। अब अहमद के पास एक तालिबानी का रेडियो भी था जिसमें इन्हें सारी उनकी जानकारी मिल रही थी और ये भी पता चल चुका था कि वो कहीं आसपास ही है। अब ये कुछ और समझ पाते कि तभी अचानक से एक गोली आकर लगती है जॉन की छाती पर, जिससे कि वो वहीं गिर जाता है और कुछ ही देर बाद वहां पर तालिबानी आ जाते हैं, जिसमें एक तो जॉन का खून का प्यासा हो चुका था। वो बस किसी तरह से उसकी जान लेना चाहता था क्योंकि उसे अमेरिकन से सख्त नफरत थी। लेकिन उसका साथी उसे समझाता है कि हमें इसे इतनी आसानी से मौत नहीं देनी है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ जॉन को अब यकीन हो गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। वो उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे, लेकिन तभी अहमद वहां आ जाता है और उन तीनों को वहीं मार गिराता है और जॉन से कहता है कि तुम बस खुद को जिंदा रखो क्योंकि अब हम घर जा रहे हैं। और फिर अहमद सभी को बता देता है कि वो एक पठान है और पठान जब किसी की जान बचाने का वचन लेते हैं वो उसके लिए किसी से भी लड़ जाते हैं। अब अहमद वहां पड़ी हुई जितनी भी लकड़ियां थी उनसे एक स्ट्रेचर बनाता है और खुद की ड्रेस उन तालिबानियों से चेंज कर लेता है, जिससे कि वो जॉन को स्ट्रेचर पर लेटाता है और उस बीहड़ तपते रेगिस्तान पर खींचना शुरू कर देता है। उसने जॉन से वादा किया था कि वो उसे उसके घर तक पहुंचा कर रहेगा। वो अपना वादा पूरा करके रहेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अब वो बिना कुछ सोचे समझे बस उसे खींचता रहता है। बीच बीच में वो रुकते भी हैं पानी पीने के लिए और फिर से वो अपना सफर शुरू करते हैं। एक जगह पर तो उसका सामना तालिबानियों से होते होते रह जाता है, लेकिन उसकी चालाकी की वजह से वो बच जाते हैं। इसके बाद वो पास के ही एक गांव में जाते हैं और वहाँ एक लोकल को कुछ डॉलर देकर उनकी ट्रक ले लेते हैं, जिससे वो आसानी से बेस तक पहुंच सके। लेकिन उसकी मुसीबत यहाँ कम नहीं होती क्योंकि बीच में उसे कुछ तालिबानी मिल जाते हैं जो उसे लिफ्ट मांगते हैं और वो जॉन और उसी को ढूंढ रहे थे। अब अहमद को उन्हें बैठाना ही पड़ता है। अहमद ने जॉन को पीछे कपड़ों के नीचे छुपा कर रखा था और इसीलिए वो उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन जॉन बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और अहमद भी। पर कुछ दूरी चलने के बाद वो उतर जाते हैं और यहाँ अहमद चैन की सांस लेता है। अब यहाँ से कुछ चरवाहों के पास हो जाता है और उनसे कुछ मदद मांगता है, ये कहते हुए कि उसका एक दोस्त जख्मी है, अगर वो उसकी ट्रक के बदले अपनी कार दे दे। लेकिन वो लोग जॉन को देखना चाहते थे, इसलिए अहमद उन्हें रोकता नहीं है। पर जब वो उसे देखते हैं तो उसे खुद ही कहते हैं कि हमें तालिबान पसंद नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि रोड से मत जाना, जितना हो सके बीहड़ रास्तों को ही सहारा लेना, क्योंकि तालिबान अब तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। तुम दोनों उनकी वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुके हो। यहाँ आप सारे मिलकर जॉन को उस कार्ट पर लिटा देते हैं और फिर से अहमद का सफर शुरू हो जाता है। उसकी अब अगली मंजिल है अमेरिकन बेस, लेकिन वहां तक जाने के लिए उसे अब काफी दूरी तय करनी है। जाते समय वो चरवाहे से उसे कुछ अफीम भी लेता है, जिसे पीने से जॉन को थोड़ा आराम मिलेगा।
अब वो उसे लेकर निकलता है, बीच बीच में वो उसे वो अफीम भी पिलाता है और फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है। पर एक जगह आती है जहाँ पर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, क्योंकि उसकी कार अब ऊपर जा ही नहीं पा रही थी, इसलिए वो वहीं थक कर बैठ जाता है। पर उसके दिमाग में जॉन की फैमिली आती है कि वो उसका इंतजार कर रहे होंगे, और यही बात वो अपने दिमाग में बैठा लेता है और पूरी हिम्मत के साथ उस कार्ड को खींचता है और फिर वो उस खड़ी चट्टान पे उसे खींच कर ले जाने लगता है। कुछ समय के बाद वो एक जगह पर रुककर पानी पीता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ तालिबानी आ जाते हैं और वो न जाने कैसे जॉन के पैरों को देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये अमेरिकन है। जिसके बाद होना क्या था, वो जब उसका कपड़ा हटाते हैं तो वहां उन्हें जॉन दिखता है और वहीं उसको गोली मारने का फैसला करते हैं। अब वो गोली चलाते कि इससे पहले अहमद उन तीनों को शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर बेस से फौरन अमेरिकन यहाँ पर आ जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि अहमद ने ये सब हमले किए हैं, लेकिन जब वो जॉन को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि अहमद ने उसकी जान बचाई है। तब वो अपने सोल्जर को बचा लेते हैं। अब हम कहानी आगे बढ़ती है और 3 हफ्ते बाद जब जॉन की आंख खुलती है तो वो एक LA के हॉस्पिटल में होता है। लेकिन यहाँ हमें अहमद के बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि वो उसके बाद कहाँ गया, उसका क्या हुआ। और यही बात जॉन को भी सताने लगती है, क्योंकि किसी ने अपनी जान पर खेल कर उसकी जान बचाई थी और उससे कम से कम उसने थैंक यू भी नहीं कहा। इसलिए वो अपनी फैमिली वालों से पूछता है कि क्या तुम्हें अहमद के बारे में कुछ पता चला। तो उसका दोस्त बताता है कि पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि एक पठान ने अमेरिकन सोल्जर की जान बचाई। इसके बाद वो सभी अमेरिकन के बीच में एक हीरो बन गया। लेकिन सभी तालिबानी अब उसके पीछे पड़ गए हैं और तब से लेके आज तक अहमद को किसी ने नहीं देखा। वो अपने परिवार के साथ कहीं छुपा हुआ है। ये सब सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो ठान लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्त को यहाँ अमेरिका लेकर आएगा। लेकिन उसके लिए अब वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपने कॉन्टैक्ट में सभी लोगों को फ़ोन लगाता है, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं होता। सभी लोग उसे बस होल्ड पर रखते रहते हैं, जिससे कि वो काफ़ी परेशान और गुस्से में आ जाता है और इसी वजह से वो पीना भी शुरू कर देता है। अब यहाँ जब जब वो सोता है तब उसे अहमद की कही हुई वो सब बातें याद आती है। वो उसे झलकियां भी याद आती है कि कैसे अहमद ने उसकी जान बचाई थी। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में हम अहमद और उसकी फैमिली के साथ देखते हैं, जो किसी कोने में बने एक घर में रह रहे थे। लेकिन तभी एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि वो आ रहे हैं, जिसके बाद वो तीनों लोग सतर्क हो जाते हैं और अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अहमद का बेटा रोने लगता है, जिसकी आवाज़ एक तालिबानी सुन लेता है और मजबूरन अहमद को उसे मारना पड़ता है। जिसके बाद वो लोग अपने पड़ोसियों की मदद से एक ट्रक में अपने परिवार को लेकर बैठ जाते हैं और वहां से फिर से एक अनजान जगह के लिए निकल जाते हैं। अब उसका एक भागना कब तक जारी रहेगा उसे भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ जॉन ने तो कसम खा ली थी कि वो कैसे भी करके अहमद को अमेरिका लेकर आएगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। अगले दिन वो अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। तब वो उसे एक प्राइवेट सिक्योरिटी का आइडिया देता है, लेकिन इसमें बहुत पैसे जाने वाले थे। तभी उसकी बीवी आकर कहती है कि अगर तुम्हें यकीन है कि तुम वहां से वापस जिंदा लौट कर आओगे तो तुम चले जाओ, हम अपना घर गिरवी रख देंगे। जॉन को यकीन था, इसलिए वो उसी दिन निकल जाता है। पर जाने से पहले वो अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने आपकी 8 साल पहले जान बचाई थी, जिसका उधार अब चुकाने का समय आ गया है। मैं भी अपनी जान का उधार चुकाने जा रहा हूँ और जब तक मैं लौट कर आऊँ आप अहमद के वीज़े का इंतज़ाम कर देना। के बाद वो सीधा पहुंच जाता है अफगानिस्तान, जहां पर उसकी मुलाकात एडी नाम के आदमी से होती है, जो कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी चलाता है। लेकिन वहां जाकर वो कहता है जितने पैसे में हमारी डील हुई थी वो बहुत ही कम है, इसलिए मैंने किसी और से डील कर ली है। अब ये सुनकर जॉन गुस्से में आ जाता और कहता है कि तुमने अपनी जबान की इज्जत करनी होगी वरना बहुत बुरा होगा। तो एडी उसे एक सौदा देता है कि तुम 3 दिन रुक जाओ, उसके बाद मेरी पूरी टीम तुम्हारी होगी। लेकिन जॉन के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए एडी उसे एक और आइडिया देता है कि तुम वहां जाओ और अहमद को ढूंढो। जब वो तुम्हें मिल जाए तो उसी समय हमें लोकेशन भेज देना और फिर हम वहां पहुंच जाएंगे और तुम्हें इवैक्यूएट कर लेंगे। वो मान जाता है और उसकी कार और कुछ हथियार लेकर निकल जाता है। अब यहाँ से जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है अहमद के भाई से, जो अभी तक जिंदा था, क्योंकि उसकी और तालिबान के बीच में काफी अच्छे बिजनेस चल रहे थे। अब वो बताता है कि जब से मेरा भाई ने आपकी जान बचाई है तब से ही तालिबान उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो जॉन उसे बताता है कि मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ, उसके बाद मैं उसे लेकर निकल जाऊंगा। अब ये सुनकर उसका भाई काफी खुश होता है और अपनी ट्रक में बैठाकर उसे अपने एक आदमी के साथ वहां भेज देता है। बीच में कई चेकिंग पॉइंट भी आते हैं, जिसमें से एक पर तगड़ी चेकिंग हो रही थी और ना चाहते हुए भी जॉन यहाँ पकड़ा जाता है। लेकिन वो वहाँ खड़े 2 तालिबानियों को शूट कर देता है। पर इसी दौरान उन्हें वहाँ पर एक तालिबानी पहचान लेता है और वो ये बात हेडक्वार्टर में बता देता है, जिसके बाद सभी तालिबानी सतर्क हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद जॉन एक गांव पहुंचता है जहां उसे अहमद दिख जाता है। वो सीधा चुपचाप जाकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि मैं अपना उधार चुकाने आया हूं। अब अहमद उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। उसे यकीन नहीं था कि जॉन उसके लिए वापस आएगा।
अब जॉन उसे और उसके परिवार को उसी ट्रक में बैठने को कहता है, जिसके बाद वो एडी को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देता है। तो वो कहता है कि तुम्हें 2 किलोमीटर दूर एक बांध पर मेरा वेट करना होगा, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। तभी जॉन के पास फोक्स का भी कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वीजे का इंतजाम हो गया, अब बस तुम्हारी बारी है। तभी हम देखते हैं कि तालिबानियों की एक फौज उस गांव की तरफ आ रही है, पर उससे पहले ये लोग निकल जाते हैं। पर गांव के लोग उन्हें बता देते हैं कि वो ट्रक लेकर इस ओर गए हैं, इसलिए अब वो इनके पीछे पड़ गए थे। जॉन को मजबूरन शूट करना पड़ता है, जिससे कि एक कार तो पलट जाती है, लेकिन अभी भी बहुत ही बड़ी तादाद थी जो इनके पीछे आ रही थी। अब जैसे तैसे ये डैम तक पहुंचते हैं और उसके गेट पर वो जॉन उस ट्रक को उड़ा देता है ताकि रास्ता जाम हो सके। लेकिन वो तालिबानी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, वो उस ट्रक को हटा देते हैं और फिर अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद दोनों ग्रुप में अंधाधुंध गोलियां चलती है। लेकिन एक समय आता है जब अहमद कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन उसकी आंखें चीख चीख कर जॉन से कहती है कि तुमने मेरे उधार का बदला इस तरह से चुकाया है, क्योंकि उन सभी को पता चल गया था कि वो अब नहीं बचेंगे, क्योंकि एडी ने फोन उठाना बंद कर दिया था, जिससे जॉन को लगने लगा था कि वो उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। तभी उनकी ट्रक ड्राइवर को भी एक गोली सीधा आकर लगती है और अहमद की पूरी फैमिली बस ऊपर वाले को याद करना शुरू कर देती है। एक 8 महीने का बच्चा, एक बीवी, अगर कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। ये लोग चारों तरफ से घिर चुके थे, लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कती है, क्योंकि एडी अपने प्लेन लेकर आ गया था। वो अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाना शुरू करता है और सारे तालिबानी देखकर भागना शुरू कर देते हैं। वो पूरे एरिया को उड़ा देता है और कुछ ही देर बाद पूरे डैम को एडी ने सील कर लिया था। वो आकर जॉन से कहता है कि अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम जॉन कैनली और ये अहमद हो तो मैं ये काम फ्री में कर देता। इसके बाद वह अहमद की फैमिली को वीजा देता है जो वोक ने भेजा था, और कहता है कि ये हेलीकॉप्टर तुम्हें बेस तक ले जाएगा। यहाँ जॉन ने अपना उधार चुका दिया था और अहमद के पूरे परिवार को बचा लिया था। अहमद अपने पासपोर्ट को देखता है और उसकी आंखों में हम एक सुकून देखते हैं कि अब वो सेफ है। पर यहाँ हमें बताया जाता है कि जब 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से लौट कर आया तो उसके बाद तालिबानियों ने तकरीबन 300 ट्रांसलेटर को मार डाला, जिन्होंने यूएस आर्मी का साथ दिया था, और 1000 से ज्यादा ऐसे भी हैं जिनका कोई अता पता नहीं है वो कहाँ चले गए। हम कुछ रियल फुटेज भी देखते हैं ट्रांसलेटर जिन्होंने यूएस सोल्जर का साथ दिया, और इसी के साथ ये कहानी ये खत्म हो जाती है। आपको ये जॉन और अहमद की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली